आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 5वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। जो रिस्क हम कमाते हैं यानी रिस्क हलाल, उसकी अहमियत क्या है। रिस्क हलाल अगर थोड़ा भी हो तो वो बरकत का ख़जाना है और आपके पास चाहे कितना भी हराम का पैसा हो उसमें बरकत नहीं होती। जो लोग अल्लाह के दिए हुए रिस्क में खुश रहते हैं वो कभी किसी के मोहताज नहीं होते। आज हम अपनी नशिस्त में जानेंगे कि रिस्क हलाल और तिजारत की इस्लाम में क्या अहमियत है। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहसिन जमा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। मेरी बहुत पसंदीदा शख्सियत है, बहुत बिजी स्केड्यूल में से उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। आपका शुक्रिया सर। आप ज़फ़र, काफ़ी 2 सालों से क्योंकि कोविड था, लोग आपके दस्तरखान अफ्तारी के लिए बड़ा बेताब थे। जो एक आपने शुरुआत की थी और वो जिस उस पर गई, अभी इस वक्त क्या पोजीशन? इस वक्त जब मैं आपके पास पहुंचा हूं तो तकरीबन 150 देगें उतर चुकी हैं। अरे माशाल्लाह। मज़ीद देगें आ रही हैं और आज नई कराची इंडस्ट्रियल एरिया जो है नॉर्थ कराची निकाटी, उनकी जानिब से आज की सहरी है। लाजमी बात है, अब चूँकि 20,000 लोगों से ऊपर की बात चली गई है तो बड़े बड़े जो एसोसिएशंस हैं कराची की इंडस्ट्रियल एरिया की, आज उनकी तरफ से नॉर्थ कराची इसी तरह से लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं और वो तमाम डिशेज़ उनको सर्व कर रहे हैं सहरी में अपने मुसलमान भाइयों को, जो शायद मुश्किल है लोगों के लिए इस वक्त अफोर्ड करना। देखें, आटा जो है 2 साल के अंदर 300 से 850 रुपये किलो पे 10 किलो का बोरा चला गया है और तेल 125 रुपये लीटर जो था आज चला गया है कोई 450 पे। इसी तरह चीनी जो 49 रुपये की थी 3 साल पहले, अब चली गई है 130-140 रुपये किलो पे। पेट्रोल आपके सामने, तो लोगों के माशी हालात तो मतलब मैं तो आपको याद होगा शायद 2 साल पहले आप ही लोगों के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अब हमें वो मनाजिर नज़र ही नहीं आते जिसमें हमारी वालदा अफ्तारी तैयार करती थी घर से। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गया सिस्टम, मतलब मुमकिन नहीं हो जाए पूरा। सर, कोई दरवाजे ही नॉक नहीं कर रहा। कोई तो नॉक करे कि नहीं भाई, हम हर साल 5 रमज़ान को हमारे घर से अफ्तारी बढ़ती है, मोहल्ले में हमारे यहाँ 6 रमज़ान को बढ़ती है। लोगों के हालात ऐसे कर दिए गए हैं कि जिसकी अच्छा चलो सही है, अगर महंगाई हुई तो तनख्वाही में 3-3 गुना बढ़ जाती। बिल्कुल। अब मैं तो अगर शहरों की बात करूँ, कराची शहर में पैदा होने वाले शख्स के लिए सरकारी नौकरी नहीं है। प्राइवेट नौकरी वाले कह रहे हैं कि भाई सुबह 9 बजे आओ, रात 10 बजे जाओ, तनख्वाह लेकिन आधी मिलेगी। भाई करना है करो, नहीं तो 500 आदमी तुम्हारी लाइन में लगे हुए नौकरी के लिए। 45,000 बच्चा पढ़ पढ़ के हर साल निकल रहा है जामियात से। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा लोगों को। मोबाइल छिन रहे हैं, 70-70 हज़ार केस रिपोर्ट हो रहे हैं छीना झपटी के 50-50 दिनों में। तो जहाँ ये लेवल हो लोगों के पास, बस मुझे नहीं मालूम लोग अभी से टेंशन में होंगे कि इसी तो बच्चों को और फैमिली को कपड़े कैसे दिलाएंगे। सही है बेटा, अफ्तारी छोड़ दी हमने, सहरी का नहीं पता लोगों के घरों में कि खाना खा के पेट भर के रोज़ा रख रहे हैं या क्या हालात हैं। लोगों ने जैसे तैसे अपने सफ़ेद पोशी का भरम रखा हुआ है। मैं इतने चैनलों पर जा रहा हूँ, इतने व्लॉगर मुझसे आगे रब्ता करते हैं, ज़फ़र भाई इस रमज़ान में क्या चाहते हैं। मैं सबसे एक ही बात बोल रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, अपने ख़ानदान वालों पे पैसा खर्च कर लो, अपनी बरादरी, अपने मोहल्ले, अपने जो भी जिस इलाके से तुम्हारा ताल्लुक था, सगे बहन भाइयों में अगर कोई गरीब नहीं है, खाला फुप्पी मामू और रिश्तेदारों में ढूंढो। अगर वो भी नज़र नहीं आ रहे, जोर दो दिमाग पे कि वो कौन से रिश्तेदार हैं जिनको तकरीबन में जब बुलाते हो शादी ब्याह में तो सामने नहीं बैठाते, पीछे बैठाते हो, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, वो तुम्हारे जैसे स्टैंडर्ड के। जाओ उनके घर जाके कुछ पैसा दे दो, गिफ्ट उनके बच्चों को। कुछ नहीं मालूम इस वक्त किस किस के घर में, यकीन जाने मैं कहता हूँ बहुत ऐसे घर होंगे शायद जिनके यहाँ खाने का भी रात में कुछ नहीं पता। अच्छा ज़फ़र, जो आप कॉन्सेप्ट लाए थे वो तो बड़ा ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट था कि भाई वो बच्चे जो बूफा देखते थे कि बूफे भाई हम तो जा ही नहीं सकते 1800-1700 का, उनके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया, एक ऐसी जगह करी कि वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से इज्जत के साथ मिल रहा है। अभी लोगों के क्या तासुरात है, क्योंकि 2 साल बाद अब आपने दोबारा इसको, क्योंकि कोविड की वजह से आप कर नहीं रहे थे, अभी लोगों में आप क्या तासुरात? सर देखें, जो पहले हमारे पास रश ग्रेजुअली बढ़ता था कि 6 रमज़ान के बाद तरावी के बाद वाला रश अलग होता था, बढ़ता था मतलब, फिर उसके बाद 10 रमज़ान के बाद और बढ़ता था, 15 रमज़ान के बाद जो भी शॉपिंग करने निकलता था फिर वो एक पूरा सिलसिला जो था वो सहरी जेडीसी में करेंगे। तो अभी लेकिन पहली रमज़ान से ही समझें कि तकरीबन मेरे ख्याल में पहली रमज़ान को 3,500 थाल तैयार हुए थे। अगर हम 4 नहीं 3 पे भी करें कैलकुलेशन तो 10,000 का क्राउड था। अभी बात जो जा चुकी है वो तकरीबन 15-18 हज़ार पे जा चुकी है लोगों पे। और इस बार हमने एक चीज़ और इसके अंदर अच्छी है कि हमने मुखैर हज़रात से अपील की कि भाई हम तो वैसे सारा साल फ्री पुरानी मोटरसाइकिलें खरीद के लोगों को दे रहे होते हैं कि ये लोग भाई रोज़गार पे लगो, तुम्हारे नाम पे कर दी। पुरानी मोटरसाइकिल 18-20 हज़ार की आती है। मैंने लोगों से अपील की कि भाई आप नई मोटरसाइकिलें और नए रक्शे इस रमज़ान में भाई अपनी जानिब से, अपने मरूमिन की जानिब से दे दें। तो लोगों ने उसमें भी दिए, किसी ने 30 मोटरसाइकिलें दी, किसी ने कुछ दिए, किसी ने 10 रक्शे दिए। अब हमने क्या किया कि आप अपनी एप्लीकेशन
कि भाई इस रक्शे से जो मैं 60,000 रुपये महीना कमाऊंगा, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मुझ पर इतने लोगों का बर्डन है, जिम्मेदारी है, घर का रेंट है, किराया, इलाज है, तो ये मुझे मिलना चाहिए। और शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगा के डब्बे में डाल दो। 27 रमजान को बड़ी शब पे हम कुरानदाजी करेंगे, जिसका नाम निकलेगा, एप्लीकेशन वेरीफाई होगी एक दिन में। तुम सच्चे थे, अगर तुम सच्चे हो, ये तुम मालिकाना हुकूक ले लो। जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी भी जब मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ तो दुबई से एक लड़का आया हुआ था, उमर, और बहुत अच्छा लड़का है, उसने 4 रक्शे दिए। वो इसे देने के लिए पाकिस्तान आया कि यार हम दोस्तों ने वहाँ पैसे दुबई में जमा किए और ये 4 रक्शे, उसने 11 लाख रुपए का चेक। अच्छा ज़फ़र, मैं माशाल्लाह आपकी वीडियोस बड़ी बाकायदगी से देखता हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपके पास जो ओल्ड एज होम में वो लोग हैं जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है, उनको आपने बड़े लेविश तरीके से जाके पिकनिक कराई, ये कराया। मतलब ये वो चीज़ होती है जो हम देखते हैं तो हमें ख्याल आता है यार ये चीज़ भी हो सकती थी। तो ये ख्याल किस तरह जनरेट होता है? लेकिन शहरी भाई, अब मैंने अभी आपसे पूछा आके कि आपकी क्या मसरूफियत है, आपने मुझे बताया मैं कोरंगी में अफ्तार बांट रहा हूँ रोज़ाना। बिल्कुल, आप मुझसे कह सकते थे मैं ख़याबान फ़ला में बांट रहा हूँ, मैं PCHS की फ़ला स्ट्रीट पे बांट रहा हूँ, क्यों उस इलाके में क्यों बांट रहे हैं? ज़ाहिर है लोगों की वहाँ पे ज़्यादा वो है ज़रूरत। तो जिस एरियो की आप बात कर रहे हैं, हमारी रिहाइश परवरिश, हम आज भी उन्हीं इलाकों में रहते हैं, तो उस इलाके का दर्द हम समझते हैं, उस इलाके की मुश्किलात हम समझते हैं। हम जानते हैं कि एक बुज़ुर्ग जिसकी औलाद नहीं है या औलाद है भी अगर, और उसने एक ज़िंदगी के कर्से कमाया, किसी वजह से औलाद से बात ख़राब हो गई या चिड़चिड़े हो गए, बच्चों ने हाथ हटा लिया, ये औलाद नहीं थी। एक हद तक सरकारी नौकरी तो नहीं मिलती ना कराची में, प्राइवेट नौकरी की, थक गए 70 साल की उम्र में, बीवी का इंतकाल हो गया, किराया नहीं दे पा रहे थे, घर से निकाल दिया, एक दिन किसी रिश्तेदार के घर रहे, एक हफ्ते किसी का, इन दी एंड मस्जिद के चबूतरे पे आ गए या किसी गली के कोने पे सोना शुरू किया, और अब उनका हुलिया चेंज होना शुरू हुआ। 30 दिन बाद वही बुजुर्ग जो बेचारा किसी जगह नौकरी कर रहा था, अब आपको वो लगेगा शायद ये कोई नशे वशे के आदी अफराद हैं। आप यकीन जाने हम उन बुजुर्गों को रोडों से उठाते हैं, बिल्कुल ओल्ड एज होम में लाते हैं, वैसे ही रिहाइश देते हैं जैसे सगा बेटा दे सकता है अपने बाप को। कभी उन बुजुर्गों के लिए उनकी शक्लें दिखा के भीख नहीं मांगते। अगर वो बुजुर्ग बीमार हो जाए, अस्पताल में एडमिट कराते हैं, प्राइवेट अस्पताल में, वो ICU चला जाए तो भीख नहीं मांगते, वो वेंट पे चला जाए तो डॉक्टर को ये नहीं कहते वेंट हटा दो जल्दी से ताकि मरे, इनको दफनाए, नहीं। जब तक खुदा ने उनको जिंदगी दी हुई हो अपनी जिंदगी जिएंगे। जब उनका इंतकाल हो जाता है, हम उनके लवाहिकीन को ढूंढते हैं, उनको शर्म दिलाते हैं कि आ जाओ, वो कहते नहीं नहीं हम नहीं आ रहे भाई। हम उनको पैसों की ऑफर करते हैं कि सारा खर्चा हम उठाएंगे तदफीन का, आ जाओ। अगर वो फिर भी नहीं आते तो हम उनकी तदफीन कर देते हैं। अगर लवाहिकीन आ जाते हैं तो उनके हाथ से तदफीन करा देते हैं, सारे खर्चात हम बर्दाश्त करते हैं। अभी जो दूसरा ओल्ड एज होम बना रहा हूँ 4K चौरंगी के ऊपर, 130 बुजुर्गों का है। आप यकीन जाने 130 बुजुर्गों की बुकिंग आ चुकी है। कोई लियारी से फोन कर रहा है कि यार हम जानते हैं बुजुर्ग को 6 साल से यहाँ सड़क पे सो रहे हैं। कोई मलिर से फोन कर रहा है कि हम इन दोनों मियाँ बीवी को जानते हैं। कोई फोन, तो ये सब बुजुर्ग रोडों में क्यों मरेंगे भाई? अब मुखैर हजरात मौजूद हैं। कराची 69% रेवेन्यू देता है ना पूरे पाकिस्तान का, तो क्या कराची अपने शहर में या पूरे पाकिस्तान में जो भी लोग हैं उनका उठा सकता है ऐसे लोगों का बर्डन? कोई मसला नहीं है। और खुदा का बड़ा आप तो माशाल्लाह आप तो पूरे पाकिस्तान में ही काम कर रहे होते हैं। वो जो अभी जो लैंड स्लाइडिंग का वाकया हो गया था उसमें आपने अपनी टीम वहाँ पे उतारी हुई थी, मैंने वो भी सारी वीडियोस देखी। ज़फ़र, आप क्योंकि पूरी कराची की अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं, आप इनकी बड़े प्रॉब्लम्स देखते हैं, नौजवान आपसे बड़ा इम्प्रेस भी है, आपको एक तरीके से आइडियल भी करता है। इस वक्त जो बेरोज़गारी उससे आप क्या देख रहे हैं? इस वक्त जो नौजवानों के अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन भर रहा है, बेरोज़गारी बहुत है। मुझे एक छोटी सी सिचुएशन हम बनाते हैं, ठीक है? ये मेरे वालिद साहब हैं क़िबला मुफ्ती साहब, में मेरे बड़े भाई भी हैं और आते रहते हैं, हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। JDC में हमारा इनका आना जाना बहुत ज़्यादा है। ये मेरे वालिद हैं, मैं बेटा हूँ जवान और मैं बेरोजगार हूँ। ये अपनी जमा पूंजी मेरी तालीम पे लगा चुके हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी में सीटें नहीं होती, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, 4.5 लाख रुपए लगा दिए उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाने में। अब ये रोजाना मुझसे किस चीज़ का तकाजा करेंगे कि बेटा सारी जमा पूंजी तेरी बहन की शादी के पैसे भी तेरी तालीम पे लगा दिए हैं, अब बहन का रिश्ता है पैसे लाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। अब इन्होंने एक दिन मुझे बताया, सुबह मालिक वालदा ने बताया कि मालिक मकान आया था तुम्हारे अब्बू को धक्के दे के गया। मैं क्या करूँगा? माँ बोल रही है 4 रिश्ते मना कर चुकी हूँ, तुम पैसा नहीं ला रहे हो। मैं कहाँ से पैसा लाऊं? मैं हर फैक्ट्री में CV डाल के आ गया हूं। सरकारी नौकरी पे लिखा होता है लव्स कराची इतने %, वरना अप्लाई नहीं करना। मैं तो टीवी पे बोलता रहा हूं कि मेरा सगा भाई डबल गोल्ड मेडलिस्ट है जामे कराची से। कितने गोल्ड मेडलिस्ट निकल आते हैं? 10, 12, 20, 25। अगर उनके लिए भी सरकारी नौकरी नहीं है तो फिर इस शहर का बनेगा क्या? सिर्फ एक शारा की बात करते हैं अभी हम खाली, जो हसन स्क्वायर से सफूरा जा रही है, जामे कराची उसके ऊपर, NED उसके ऊपर, अलीगढ़ उसके ऊपर, सर सैयद उसके ऊपर, वफाकी उर्दू साइंस उसके ऊपर। मतलब ये तो एक शारा है भाई। उस्मान इंस्टीट्यूट उसके ऊपर। अभी हम आगे और पीछे कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी हम PF कीट की, हम अभी ज़ेबिस्ट की, अभी हम किसी और यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे। तो जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे उनको क्या फ्यूचर है? और इसी वजह से क्राइम रेट भी इतना बढ़ रहा है, क्या करेंगे बेचारे? या तो मोबाइल छीनेंगे। सीधी बात कह रहा हूँ कि भाई आपने एक 3,000 रुपए की स्नैचिंग पे जिस लड़के को रोड पे जला के मार दिया, कोई एक बंदा जलाने से पहले पुलिस को दे देते यार, रेंजर्स को दे देते, उसके घर चले जाते। वो पिट रहा है, बोल रहा है, वीडियो आई है गुलशन में, वो पिट रहा है, बोल रहा है मेरे घर मेरी माँ को 3,000 पहुंचा दो पेन किलर के।
मेरी माँ को 3000 पेन किलर के पहुंचा दो, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। आप खुद सोचें, जो स्नैचिंग की वीडियोस आ रही हैं कैमरों में, यार पैंट शर्ट टाई पहन के डाकू निकलते हैं। इन दी एंड यही काम करेंगे आप बेचारे। 20,000 में मुझे महीना गुजार के दिखाओ, नहीं गुजर 40,000 में महीना गुजार के दिखाओ। आप मास्टर्स लड़के को 20,000 रुपए की नौकरी ऑफर कर रहे हो। अभी जो ग्रेजुएट लड़के हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर निहारी और चने घरों में पहुंचा रहे हैं कि तीसरी बेल बजा रहे हैं, बहन आपने ऑर्डर किया था ये निहारी और 2 रोटी। वो जानने वाला निकला है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, वो तो वहीं मर जाता है। सही बात। आपका मास्टर्स दोस्त रक्षा चला रहा है। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है? हमारे हुक्मरान ये बात सोच क्यों नहीं रहे भाई? ये जिस लड़के ने 16 साल पढ़ा है, जो क्लास में दावा करता था कि मुझसे अच्छी मैथ किसी की नहीं, मुझसे अच्छे फिजिक्स किसी के नहीं, मुझसे अच्छी साइंस किसी की नहीं, वो रक्षा साफ कर रहा है कि 18 घंटे रक्षा चलाता हूं, 65,000 कमा रहा हूं। बहन का एक बेवा बहन है, साथ एक फला है, वालदा है, बच्चे हैं, छोटी बेटी का स्कूल कैंसिल करवा दिया। ये किधर खड़ा कर दिया शेयर को लाके? नहीं मांग रहे हम आपसे ऑरेंज ट्रेन, हम आपसे नहीं मांग रहे सड़कें, हम आपसे नहीं मांग रहे आप हमें साफ पानी दें, हम गटर वाला पानी पी लेंगे, कोई मसला नहीं, पी रहे, लेकिन कम से कम रोजगार तो हो ना। जफर हल क्या है? क्योंकि ये चीजें मुझे हल नहीं मालूम, मुझे हल नहीं मालूम। मैं इतना जानता हूं, अभी मेरे पास कल एक मीडिया के निकाले हुए साहब आए थे, आज 3रा साल हो गया, कहीं नौकरी नहीं मिली, और वो मुझसे क्लियर बोल रहे हैं कि जफर मैं घर जाता ही नहीं हूं। अब मेरी बीवी छोड़ने वाली है मुझे, उसके भाई आए थे मुझे पीट के गए कि तुम हड हराम हो गए हो। वो कह रहे हैं मैं क्या करूं, मैं इस बात तक के लिए तैयार हूं कोई मुझे चपड़ासी रख लो अपने यहां। तो वो कहते हैं तुम्हारी एज ज्यादा है। तो बात ये है कि हम जो बातें कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं वो जो आपका मीडिया का बंदा जिसने खुदकुशी की थी, इसके घर में गया था, बिल्कुल यार आप सोचें तो, जिसके 6 फूल जैसे बच्चे हों, वो उनको सुला के वहीं अपनी बीवी के दुपट्टे में लटक के खुदकुशी कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ना, हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, तुम रोटी खिला रहे हो जफर। अब हमने पार्सल बांटना शुरू किया ना 2 साल से, तो लोगों को उस पर भी तकलीफ है, कह रहे पार्सल बांट रहे हो, हड़ाराम मना रहे हो लोगों को। अरे भाई, अगर पार्सल से ही सारे मसले हल हो रहे हैं रोटी से, तो इसके बच्चों की फीस है 1.5 लाख रुपए, 3 बच्चों की 1 साल की। ये तुम मुझसे 150 रोटियां ले जाओ, स्कूल में जमा करा के फीस भरवा दो। बिल्कुल। इसके मालिक मकान ने कल इसकी बूढ़ी माँ को आके धक्के दिए, उसके बाप को थप्पड़ मारे, ये मुझसे 200 रोटियां ले जाओ, इसके मकान का बिल जमा करा दो, किराया। अरे भाई, लोगों में मैं कहता हूं थोड़ी शर्म कर लो भाई। अगर खुदा ने तुम पे ये इम्तिहान नहीं डाला भूख का, खुदा ने तुमको बीमारी नहीं दी है, तो हम SIUT के बाहर और दीगर सरकारी अस्पतालों के बाहर जो बेचारे डायलिसिस करवाने आए हैं, इलाज कराने आए हुए लोग, हमारे यहाँ तो वेटिंग एरिया नहीं होता ना सरकारी अस्पतालों में, जो लोग बाहर बैठे उनको कंबल बांट रहे हैं। तो नीचे लाइव वीडियो पे कमेंट आ रहा है, खुदा तुमसे पूछेगा तुम ये 3 दिन के लिए कंबल। जफर, ये तो वो लोग हैं जो जाहिर है जब कोई ऊंचाई पे जाता है और अच्छा काम करता है जलते हैं। अगर मैं बात करूं कराची की, तो कराची की सारी आवाम आपसे प्यार करती है, बच्चा बच्चा आपको जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो काम कर रहे हैं, ये काम करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए, और अल्लाह उन लोगों को चुनता है। भाई आज यकीन करें, मैंने अभी कल परसों एक वीडियो में लोगों से बोला कि मुझे वो दस्तरखान कराची में इस बार नजर नहीं आ रहे जिसका मैं दावा करता था कि कराची में 3.5 लाख दस्तरखान लगते थे रमजान में, रोडों पे, गलियों में, फ्लैटों के बाहर, बिल्डिंगों के बाहर, मदरसों के बाहर, मस्जिदों के बाहर। वो किधर हैं? जुड़ो, दोबारा जुड़ो, हिम्मत करो यार, कुछ नहीं कर सकते, खजूर और तरबूज लेकर बैठ जाओ, लेकिन कराची की सकाफत को मरने नहीं दो। ये सवाब है यार, हिम्मत पकड़ो। टूट गए लोग। आप बकरीद पे क्या देखे मनाजिर आपने? क्या फ्लैटों में उसी तरह आपने टेंट लगे हुए देखे? जाहिर है क्या सबने अपने जानवर वैसे ही जमा किए? अरे भाई, जिससे पूछो आप जानवर नहीं लाए? नहीं, वो हमने इस बार हिस्सा ले लिया। यार हिस्सा ही 25-25 हजार रुपए का था। आप देखें इस महंगाई ने लोगों के साथ किया क्या। मैं आपसे छोटी बात कर रहा हूं, बिल्कुल सीधी बात। वो मंजर कहां गए कि अगला बोला आंटी बर्तन धोइएगा नहीं, जल्दी दे दें, अम्मी ने कहा है दूसरे घर में भी देना है। बिल्कुल बिल्कुल। किधर है? क्यों नहीं आ रहे हमारे घर में अफ्तारियां? हमारे अम्मी क्यों नहीं बोलनी बेटा ले जाओ, आज 10 घरों में आज बांटना है, 10 में 7 रमजान को बांटना है, 10 में 20 रमजान। खत्म। बोलने अपना घर पूरा हो जाए, हमने अपने बच्चों की अफ्तारी खत्म कर दी है बेटा, बस ये खजूर और उसके बाद खाना और कुछ नहीं, सो जाना, सुबह उठा देंगे सहरी में। और अगर सुबह सहरी का भी सामान नहीं है तो बच्चों को कोई नहीं उठाता, सोते रहो। बच्चा 10 बजे उठा, अम्मी नाश्ता सहरी, बेटा 10 बजे अब तो रोजा रखो। एक वक्त तक खाना बच रहा है भाई, 800-700 रुपए का उसका। तो बात ये कि मैं बार बार ये बात बोलता हूं, हुक्मरान उनको बनाया जाए, हुक्मरान ऐसे लोगों को लाओ जो हम में से हैं। हम फलाई दार हैं, हम समाजी दार हैं, अपनी बात नहीं कर रहा, हमसे मुराद हमारी कैटेगरी से हैं, जिनको मालूम हो ये गलियां क्या होती हैं, जब 8 दिन पानी घर में नहीं आता किस अजियत में गुजरते हैं। ये 18-20 हजार तनख्वाह वाला आदमी भी अगर नल खोलता है और गटर का पानी उसमें मिक्स आ रहा है, तो जब वो खरीदता है 120 या 140 रुपए का कैन, जिसमें भी हो सकता है मिक्सिंग ही हो, वो महीने का 6000 का पानी का बिल बन रहा है उसका। कितना मखरूज होगा कोई शख्स। अच्छा जफर, यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आया कि जैसे आपने बात करी कि लोग हम में से होने चाहिए, वाई डोंट यू, मतलब मैं पर्सनली ये बात कहता हूँ कि जिसको एक दर्द है,
अल्लाह ताला ने आपको एक दर दिया, क्यों आपके जहन में ये चीज़ क्यों नहीं आती कि मैं सियासत में हूँ? मैं तो फलाही काम कर रहा हूँ ना, समाजी काम। मैंने कोविड में क्या ऐलान किया कि मुझे अफसोस हो रहा है, राशन मजहब और मसलक पूछ के मत दो, राशन जबान और शहर पूछ के मत दो। बिल्कुल। मैंने क्या ऐलान किया, तुम अपनी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, गली की बेकरी का, पान वाली की दुकान का लेटर हेड लाओ, जितना लिखा होगा मुझसे राशन ले जाओ। और दिया है आपने? 30,000 बोरे दिए 4 महीने 10 दिन तक। जब मैंने देखा अस्पताल वालों ने एका कर लिया, एक रात का, प्राइवेट अस्पताल वाले 1,40,000 ले रहे हैं और 14 दिन का ले रहे हैं 22-22 लाख। पूरा हॉस्पिटल आपने बनाया? मैंने 10 दिन के अंदर हॉस्पिटल खोला, फ्री, पौने 2 साल चलाया। लेकिन मुझे तकलीफ होती है, मैंने जब देखा फुटपाथों पे पहली रोटी के बाद दूसरी रोटी देने से पहले भी कुछ सवाल हो रहे हैं, मैंने वीडियो डाली। मैंने कहा नहीं करो, भूखा आदमी है। मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गया, मैंने भी 1-2 चैनलों में बताया, मैंने वहाँ सवाल कर लिया बच्चों से। मैंने कहा आप पाकिस्तान के सबसे काबिल बच्चे हो, बाहर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, शौहर और छोटा बेटा मर गया, बीवी बड़े बेटे को लेकर आई है और बोल रही है लाए मेरी मदद कर दे, मैयत लेकर फलां गाँव जानी है, दफनाने के पैसे गाँव में ले लेंगे। हाँ बच्चों, वो जिसको अपने साथ लेकर आई थी उसका नाम क्या बताया था बेटे का अपने? सब खामोश। मैंने कहा अच्छा चलो, जिसकी मदद की आपने दोनों मैयतें एम्बुलेंस में ले जाने के लिए, औरत की, उसका क्या नाम था? कह रहे नहीं बताया सर। अरे मैंने कहा जिसका बाप मर जाए वो यतीम, जिसका शौहर मर जाए बेवा, ये बात क्यों भूल गए हो? असल में इतनी ज़्यादा लिसानी तासुब 10 साल, फ़िरका वारियत 10 साल, लिसानी तासुब 10 साल, फ़िरका वारियत 10 साल, इतनी दिहाइयाँ चली कि वो बोल रहा है मेरा बाप मर गया, दफनाने के पैसे दे दो। हम लगे में इधर आओ, पहले अपना नाम बताओ पूरा, अब हम समझें तो तुम कौन हो। यार मैयत की हुर्मत है, दफना दो यार। मैं जफ़र अब्बास अभी यहाँ मर जाऊँ और सिस्टम में मेरा नाम चेंज हो जाएगा, आप कभी नहीं बोलोगे जफ़र पड़ा है, आपको बोलना पड़ेगा जफ़र की लाश पड़ी है। जफ़र को डब्बे में डाल दो, नहीं, लाश को डब्बे में डाल दो। लेकिन यहाँ सिस्टम चेंज हो गया है, दफनाने से पहले ऐसे सवाल करेंगे, अगला बोलता है भाई नहीं दें आप मदद, मेरी मदद नहीं करें। सही बात। मेरी बहन रुखसत नहीं हो रही, इसकी बहन रुखसत नहीं हो रही इसलिए कि पैसा नहीं है। आप क्या सवाल कर रहे हो मुझसे यार? सीधी सीधी बात है भाई, आप मुसलमान हैं, गरीब हैं, आप पे ज़कात इस्तेमाल हो सकती है, क़िबला हो सकती है, गरीब मुसलमान हो सकती है, ये आपकी मदद कर दी। इससे आगे के सवाल क्यों कर रहे हो यार? अगर होता मैं क्यों मांगता यार शादी के पैसे, मैं क्यों मांगता मैयत दफनाने के पैसे? हमारे पास तो मुख्तलिफ कंपनी से गैर मुस्लिम आता है, CSR फंड मौजूद, उससे कर देते हैं, सादात के लिए अलग फंड है। लेकिन बात यह है कि सोचना पड़ेगा लोगों को। हम इस वक्त कराची का नौजवान, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, रास्ता बताएं ना। लोग कैसे मशवरे दे रहे होते हैं, कारोबार कर लो। कहां से कर लो? 23,000 रुपए बाप कमाता है, बच्चे को कैसे पढ़ाया नहीं मालूम, बेटी को कितना कर्जा लेकर रुखसत किया नहीं मालूम। अब तुम बोलो क्या बेचे? माँ की चूड़ियां बिक चुकी, बहन की चूड़ियां बिक चुकी, कुछ नहीं है, प्रॉपर्टियां नहीं होती लोगों के पास, ये बाप दादा की अमानत, छोटे छोटे चूड़ियां कड़े, बस ये है टोटल, और कुछ नहीं होता। अगर कोई बोले इनकी ज़राअत है, इनकी ज़रिए राजी है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। 2 कमरे का फ्लैट का रेंट आपने पहुंचा दिया 30,000 रुपए पे, 10,000 बिजली गैस का बिल, 40,000 रुपए, यूनियन वाले 5,000 ले लेंगे, 45,000 रुपए, 12,000 का राशन लगा लीजिए, 57,000 रुपीज, तनख्वाह कितनी है? 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, 3 भाई मिलकर कमा रहे 60,000 रुपए। तो तीनों के घर में बीवियां भी तो हैं, उनके बच्चे भी तो हैं, उनकी फीसें, कैसे लोग जिंदा है? खुदा का मौजज़ा है कि जैसे तैसे हालात गुजर रहे हैं। अगर ये लोग घरों से बाहर आए तो इन हुक्मरानों के लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये बात में मुझे सीरियसली हैरत भी होती है और हम दुआ भी करते हैं ज़फ़र आपके लिए कि जिस तरह जितनी फ्रस्ट्रेशन आप देखते हैं लोगों के अंदर, और फिर ज़ाहिर है लोगों को सुनना, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी प्लीज़ प्लीज़। कल मेरे पास यहाँ शहरी में एक शख्स आया अपनी बेटी को गोद में लेके, डॉक्टरों ने उसका केस खराब कर दिया, दिमाग बच्ची का 1.5 साल की उम्र में ही खत्म कर दिया। अब 4.5 साल की बच्ची है, फेस इतना बड़ा हो गया। कह रहा है सगे रिश्तेदारों के पास गया हूँ, तकिया सिलता हूँ, 12,000 कमाता हूँ, एक ही औलाद दी अल्लाह ने। जिस घर में रहता हूँ छत पे शीट है, धूप पड़ती है, डॉक्टरों ने कहा इसको AC लगा के रखो ना, इसको फिट्स पड़ते रहेंगे बच्ची को। सगे रिश्तेदारों के पास गया, मदद कर दो। रिश्तेदार क्या कहते हैं? ये तो पूरी जिंदगी ऐसी रही, हमारा सारा पैसा खत्म कर दोगे क्या? मतलब उस वालिदैन का कितना बड़ा इम्तिहान है। 4.5 साल की बच्ची सिर्फ गोद में ना हिल सकती है, ना बोल सकती है, ना चल सकती है, सिर्फ देखती रहेगी आसमान, किसी की गफलत लापरवाही की वजह से। जब वो दूसरों के बच्चों को चलता हुआ देखते होंगे, उस माँ पे क्या गुजरती होगी? बिल्कुल। उसकी बच्ची स्कूल जाना शुरू हो गई, मेरी बच्ची गोद में, उसकी बच्ची अब कॉलेज आ गई, मेरी बच्ची गोद में, उसकी बच्ची की शादी हो रही है, मेरी बच्ची अभी तक भी गोद में, उसकी बच्ची के बच्चे हो गए, मेरी बच्ची स्टिल गोद में, इसके पैम्पर भी वैसे। तो हमें तो ऐसे लोगों को और इज्जत, एहतराम, इनकी हुर्मत, इनके हाथ, इनसे दुआ करवानी चाहिए कि तुम हमारे लिए दुआ कर दो, तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, ऐसे बच्चे की परवरिश कर रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, स्पेशल बेबी है। लेकिन हमारा माहौल, हमारे यहाँ लोग बहुत सख्त होते जा रहे हैं। ज़फ़र, डायलिसिस सेंटर के बारे में बताएं। माशाल्लाह मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अभी कहाँ तक काम पहुँचा है, कितना आपने? देखिए माशाल्लाह सरजानी टाउन में शुरू हो गया डायलिसिस, लियाकताबाद में शुरू हो गया डायलिसिस, गुलशन इकबाल में जो पूरा गुलजार हिजरी वगैरह कवर कर रहा है यहाँ शुरू हो गया है, नॉर्थ नाजाबाद वाली की ओपनिंग अभी हो जाएगी, समनाबाद वाली की ओपनिंग हो जाएगी, खारदर में मीराबाई अस्पताल इसकी ओपनिंग हो जाएगी। मतलब हर इलाके में एक डायलिसिस सेंटर खोल लें। क्यों? देखिए 15,000 रुपये का एक डायलिसिस है, बिल्कुल, हफ्ते के 45,000,
महीने के 1,80,000, साल के 22 लाख रुपए, कहाँ से लाएगा कोई? अल्लाहु अकबर। और अम्मा अगर 10 साल जिंदा रहीं तो 2.5 करोड़ के नीचे फैमिली। अस्पताल वाला तो 1 रुपया माफ़ नहीं कर रहा, प्राइवेट अस्पताल वाला। बिल्कुल। कैसे आएंगे? हर दूसरे दिन 15,000, टोटल आमदनी महीने की 50,000 है, उसी में राशन पूरा नहीं हो रहा है। तो भाई माँ को अगर जिंदा रखना है, तुम्हें सोना बेचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गाड़ी बेचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घर की फाइल किसी को रखवाने की ज़रूरत नहीं है। जेडीसी हर इलाके में फ्री डायलिसिस सेंटर खोलिए, जाओ अपनी माँ का एंट्री कराओ, बाप की बेटे की एंट्री कराओ, जो दिन मिलेगा हर दूसरे दिन वहाँ जाते रहो। उस टाइम पे फ्री में 4 घंटे का डायलिसिस, 2 घंटे का भी नहीं, 4 घंटे का डायलिसिस कराओ। हर बेड के ऊपर सिंगल टीवी लगा दिया, तिलावत सुनो, नाच सुनो, खबरें सुनो, 4 घंटे पूरे करो, हट जाओ, दूसरा मरीज आ जाएगा। वाह। और मशीनें भी फिरजीनियस कंपनी की, दुनिया की नंबर 1 कंपनी। तो बात ये, हम तो कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए आसानियां पैदा हो। मैं तो फिर ये बोलूंगा आपके चैनल की तरफ से, कोई भी अपने किसी मरहूम के नाम से भी अगर मदद करना चाह रहा है, सवाब जारिया, एक मशीन लगवा दो 14 लाख रुपए की, एक सेंटर बनवा दो 85 लाख रुपीज़ का, तुम्हारे मरहूम के नाम से बना देंगे। एक मरीज की जिम्मेदारी ले लो, 3,000 रुपए की किट की, ज़कात दो, आगे बढ़ो, जो और आके चेक करो, मरीजों से राय लो, कैसा फील कर रहे हो यहाँ कराने के बाद। तो बात ये, हम तो पूरे पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं, हमारे दस्तरखान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। रावलपिंडी में एडी रियल एस्टेट वाले अदील साहब खुलवा रहे हैं फ्री डायलिसिस, पूरे पाकिस्तान में खोल देंगे। हमें अजियत होती है, एक शख्स आज आया हुआ है पैसे मांगने, अम्मी का कल डायलिसिस 15,000 दे दें, एक दिन बाद फिर आया हुआ है, अम्मी का डायलिसिस 15,000 दे दें, एक दिन बाद फिर आया हुआ, अम्मी का डायलिसिस 15,000 दे दें। रोज आना आएगा जब तक अम्मी का इंतकाल नहीं हो जाएगा या अम्मी का ट्रांसप्लांट हो जाए। ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा तभी तो डायलिसिस हो रहा है। ट्रांसप्लांट सबका तो नहीं हो रहा ना भाई, जिसका मैच होगा उसका होगा, नहीं है भाई घर में कोई भी। तो बात ये, हम कोशिश कर रहे हैं लोग अपने वालिदैन को इसलिए ना मरने दें कि पैसे ही नहीं थे यार। और ये वाकई मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग ढूंढते हैं कि हम कहाँ करें, तो ये वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जिनकी मैं पर्सनली ज़फ़र के बारे में आप लोगों को बात बताऊं कि मैंने 2 से 3 दफ़ा कोई हमारे जानने वाले थे, उनको ज़रूरत पड़ी। मैं ये बात हल्फिया बोल रहा हूँ इस नशिस्त पे बैठ के कि जितनी जल्दी ज़फ़र ने मदद करी इतनी जल्दी शायद कोई अपना भी नहीं करता। और ये बात मैं यहाँ पे बैठ के इस वजह से कह रहा हूँ कि वो जब इन्होंने उनकी मदद करी तो उनके दिल से दुआएं निकली। वो कभी इनसे मिले नहीं हैं, लेकिन ये एक चीज़ होती है जो इंसान का किरदार और जो काम दिख रहा है। ज़फ़र, आपको थोड़ी सी इस तरफ भी आएंगे, लोगों की तरफ से ये भी था कि आपको थ्रेट्स हैं, मुझे इसका भी पता चला। क्यों दुश्मन बन जाते हैं लोग? भाई आप तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी तो आप फिलहाल पॉलिटिक्स में भी नहीं आए, चले भाई लोगों को ये जेलसी हो जाए। मैं तो एक बात कर रहा हूँ, देखिए नफरत का बयानिया खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे बाप की एज के हैं, मैं इनकी इज्जत करूंगा, इनकी हुर्मत है, इनका एहतराम है, इसलिए कि भाई ये दूसरी जबान बोलते हैं तो मैं इनकी इज्जत नहीं करूं और इनका जीने का हक नहीं है। ये कोई कानून नहीं है ना कोई रूल है भाई। बिल्कुल बेचा होगा लोगों ने, अच्छा बेचा होगा, लेकिन गलत है। इनका मसलक दूसरा है, इसलिए मैं इनकी इज्जत नहीं करूं, गलत है। इनका मजहब दूसरा है, गलत है। मैंने तो क्रिश्चियनों के, हमारे जो कैथोलिक चर्च था सेंट पैट्रिक, आप पूछे, मैंने कोविड में ये भर दिया था राशन से। मैंने तो प्रोटेस्टेंट्स का जो चर्च है, मैंने बोला किसको कितना राशन चाहिए, लो यार, जिस सियासी पार्टी को राशन चाहिए लो, सादे बोरों में दूंगा, अपना स्टिकर चिपकाओ, लोगों के घर तक पहुंचाओ। किया भी है लोगों ने, किया हमने तो माने नहीं। अभी कोविड में एक सिलेंडर कितना महंगा मिल रहा था, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री में बांटे, हमने ऑक्सीजन की मशीनें फ्री में बांटी, हमने बाई पाइप फ्री में बांटे, हमने सी पाइप फ्री में बांटे, हमने पेशेंट बेड फ्री में बांटे। 1 रुपया आज तक नहीं लिया 11 सालों में, ना अमानतन रखा है हकीकत कि लाएं 10,000 रुपए रखवाएं तो ये आपको 3 लाख का बेड मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई डाउट ले जाओ यार, अगर तुम में शराफत होगी, जब खत्म हो जाए मामला, सेहतमंद हो जाए मरीज या जो, वापस कर देना। और उसमें भी लोग बेच देते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जेडीसी जिस तरह काम करता है। मैंने इतनी बड़ी बात करी। ज़फ़र, जो अभी महंगाई है, जो अभी आपने बताया, अभी इसकी वजह से आप क्या देख रहे हैं? लोगों ने अब ज़कात खैरात में कमी हुई है या उस तरह है अभी जो इस वक्त की कंडीशन की? ज़कात, मैं तो बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि देखें, ज़कात खैरात देने वाला जो तबका है, देखें एक तबका है जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास को तो आपने बना दिया सफ़ेद पोश, बिल्कुल, उसकी तो आपने कमर ही तोड़ दी। वो जो लोग कहते थे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी, गए वो ज़माने। अभी बी कैटेगरी ख़त्म, बिल्कुल, अभी ए कैटेगरी रह गई है और सी कैटेगरी रह गई है। जहाँ तक रह गई ज़कात खैरात देने वालों की बात, ज़कात खैरात देने वाला तबका जो है मखसूस तबका है, उसमें भी बहुत सारे लोग, मैं अगर कराची शहर की बात करूं, छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी प्रॉब्लम, उनके मसले हल किए जाएं, उनके साथ क्या मुश्किलात हैं, क्यों जा रहे हैं, तो अगर इधर तवज्जो दी जाएगी तो यहाँ लोग रहेंगे, इसी मुल्क में रहेंगे और वो अपने लोगों का ख्याल करेंगे। और मैं समझता हूँ जहाँ तक अब लेने वालों की तादाद की अगर आप बात करें, मैंने अभी आज दिन में भी किसी चैनल पर बताया कि आप मेरे साथ बैठ जाएं ऑफिस में, आप मुझे बताइएगा कि आप बोलेंगे ज़फ़र साहब, ये साहब जो अंदर दाखिल हो रहे हैं पैंट शर्ट में, ये डोनेशन देंगे आपको, शायद रमज़ान है, अच्छा डोनेशन देंगे, आप यकीन जाने वो आके बैठेंगे, हम सलाम करेंगे, हम उनकी तरफ देखेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं, उनके होंठ कांपना शुरू होंगे और इतने वाजे कांपेंगे कि आपको नजर आएंगे। हम बोलेंगे जी सर हुक्म करें, उसके बाद उनकी आंख से पहला आंसू गिरेगा और वो अपनी जेब से एक पेपर निकाल के आपके हाथ में रख देंगे, आप पढ़ेंगे, आप कांप जाएंगे। उसमें क्लियर लिखा होगा, यार हमने पूरी जिंदगी इज्जत से खाया, हमने डोनेशन दिया, लेकिन अब
बेटी की 4 महीने की फीस चढ़ गई है, छोटे बेटे की 2 सेमेस्टर की फीस चढ़ गई है, 5 महीने का बिल चढ़ गया, बिजली कट गई है घर की, पूरे खानदान से मदद ले चुके हैं, सिर्फ इस वक्त इस मुश्किल से निकालते 2.5 लाख चढ़ चुका है। अब बताएं 2.5 लाख एक केस मांग रहा है, दूसरा उधर खड़ा हुआ है केस कि वालदा वेंट पे हैं, इतना पैसा चढ़ चुका है, तीसरा उधर खड़ा हुआ है कि जी फला मुसीबत है, 1 साल का घर का किराया, मालिक मकान ने एडवांस खत्म हो गया, सामान बाहर फेंक दिया है। केसेस ही केसेस हैं सर। आप क्या समझ रहे हैं मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूं तो लोग मुझे डोनेशन देंगे? मजीद 500 एप्लीकेशन डेली का इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल लोग बेचारे आते हैं, आप यकीन करें, कहते हैं जफर अब्बास तुम यकीन नहीं करोगे, हमारा घर यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था, लेकिन 2.5 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। ना बाइक चल रही थी, ना कदम उठ रहे थे, हम कभी गए नहीं मांगने, किस मुंह से मांगे? अब बताएं मैं क्या करूं उनके साथ, किसका दरवाजा खटखटाऊं? क्या हालत की आपने लोगों की? किसके पास जाए? कोई सुन ही नहीं रहा, कोई सियासतदान सुनने को तैयार नहीं, लोगों के हालात बात ही करने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं हम एक आटे का ट्रक खड़ा कर देंगे, उसके साथ तस्वीर हो जाएगी, तो आप भी आ जाए वहाँ खड़े। मैं क्यों खड़ा हूँ भाई? ये एक आटा आप वहाँ पर एक हुल्लड़ हंगामा, भाई इनके मसले हल करो ना। आप 1 महीने के लिए बचत बाजार लगा दो, लेकिन लिख के लगाओ सदका खैरात नहीं है, गवर्नमेंट दे रही है लोगों की, उन्होंने कभी नहीं खाया सदका खैरात। वो कैसे वो आके बोलने में ये मेरे घर में इंतकाल हुआ, मैयत का सदका यार दे दो। अबे भाई ठीक है, सही है, गरीब तक जाए, लेकिन जो शख्स अभी मुसीबत में आया वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। अच्छा जफर, ये जो प्रोपेगेंडास भी होते हैं, मैं क्योंकि वैसे जफर के ऊपर कोई प्रोपेगेंडा असर नहीं करेगा क्योंकि काम दिख रहा है, मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ, काम दिख रहा है, आप बोलते रहे, हमें 100 दफ़ा बोलते हैं, हमें पता है, हमने आजमाया हुआ, लोगों ने भी आजमाया हुआ। ये प्रोपेगेंडा करने वालों ने अपनी कोई टीमें बनाई हैं कि भाई सोशल मीडिया पे आओ, कोई सुर्री छोड़ दो, और जोड़ने के बाद देखिए सिलसिला ये है कि अब आपके पास अगर यूट्यूब पे लोग होंगे तो आपको पैसा मिलेगा, आपके पास फेसबुक पे लोग आपकी वीडियो देखेंगे, पैसा मिलेगा, डॉलर मिलेगा। या तो आप कुछ काम करें, भाई आप बड़े क्रिएटिव दिमाग है आपका, आपने कोई प्रैंक कर लिया, आपने कोई अच्छा लतीफ़ा सुना लिया, आपने कॉमेडी कर लिया, आपने कोई आर्ट कर लिया, आपने कोई लकड़ी से हुनर कर लिया। नहीं यार कुछ भी नहीं आता, तो यार इनके ऊपर जफ़र अब्बास पे सुबह शाम लानत भेजो बैठ के। जफ़र अब्बास, अच्छा तो क्या होगा उसमें जितने लोग जफ़र अब्बास से नफरत करते हो कम से कम शेयर तो करेंगे कि यार एक मर्द पैदा हुआ है जो जफ़र अब्बास को लानते दे रहा है सुबह। मुझे तो ये समझ आता है नफरत क्यों करेंगे यार, मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई नफरत करने की वजह नहीं समझ आ रही। तो राशन वाले टाइम पे जब हम डेली 30,000 बोरे बांट रहे थे, मैंने हाथ में चावल और दाल का दाना रख के वीडियो बनाई। मैंने कहा मैंने इस चावल के दाने से 1.5 घंटे से पूछ रहा हूँ मजहब बताओ, नहीं बता रहा, इस दाल से मसला पूछ रहा हूँ, नहीं बता रही, मैं क्या करूँ? उस वक्त कैंपेन चल रही थी गैर मुस्लिमों को क्यों राशन, अरे भाई मेरा डोनर मुझसे राजी है और मैं कह रहा हूँ मैं सबको दूंगा। अच्छा मैंने तनकीद करने वालों को ये भी देखा, मैं क्योंकि मैं आपकी देख रहा होता हूँ, मुझे ऐसी भी आ रही होती है उन पे कि जी शुतुरमुर्ग खिलाने की क्या जरूरत है, बटेर खिलाने की होता है, आप ही जरा बयान करें क्या जरूरत है? आप महीने का 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, से टैंक। मैं आया, मैंने कहा शहरी भाई 1 दिन की सहरी आपकी तरफ से होनी चाहिए। आपने बोला क्या, कितने लोग होते हैं जफर? मैंने कहा सर 15,000 लोग। आपने क्या बोला? ओके। अब मैं बोला सर खिचड़ी कर लूँ आपकी तरफ से? क्या कर लूँ? खिचड़ी। आपने बोला अरे भाई ये तो हम मैयत में करते हैं, क्या हो गया, दावत करनी है भाई कराची में, अपने हमारे नाम लगाओगे ना लिख के, क़िबला आपका नाम भी लगेगा, पोस्टर भी लगेगा, तो अब आप क्या बोलेंगे मुझे? सेठ है ना बड़े, करो यार, जैसे मेरे घर में मैं अपने दोस्तों की दावत करता हूँ, कौन सी सबसे महंगी डिश खिलाओ, यही बोलेंगे। मैं बोलूँ नहीं सेठ साहब अपना पैसा बचाएं, ये तो आम लोग होंगे, इनको आप ऐसा करें वो खिचड़ी और उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा कोई मिर्च विर्च मार देंगे। तो भाई अगर एक सेठ अपने नाम से, जिसका बताया जा रहा है कि आज की दावत जो है सहरी इस सेठ की तरफ से है, जो फिर शायद अपनी मार्केटिंग के लिए करोड़ों रुपए के टीवी पे ऐड चला देता है, अरबों रुपए के, तो अगर वो एक दिन सहरी करा देगा 15 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, तकलीफ क्यों है लोगों को? मेरी समझ से बाहर है। और मैं भी ये बात इस वजह से मैंने जफर से ही पूछ ली कि मुझे अच्छा, एक और सवाल है, लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं यार ये वीडियो में जो चेहरे आ रहे हैं ये तो गरीब और फकीर लगी नहीं रहे। आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर से जो अफ्तारी बढ़ती थी, सदका खैरात बढ़ती थी? नहीं। तो यार सहरी की दावतें आम है, आपने तो कहीं नहीं कहा ये सदके का, अमीर आए गरीब आए, मैंने तो आज तक कभी नहीं कहा भाई ये सदके का है, सिर्फ वो है सदके का। तो मेरा नाम तो सैयद जफर अब्बास है, मैं क्यों खा रहा हूँ यार? या अल्लाह, मैं बार बार तुम्हें खा के दिखा रहा हूँ कि सारा साल दिखा रहा हूँ कि जेडीसी के दस्तरखान पे सदका खैरात नहीं होता, जितना पार्सल चाहिए ले जाओ खाओ यार। और मैंने तो बोला हुआ कि आम दिनों में, रमजान के अलावा आम दिनों में दस्तरखान पे जो रोटी भी दे रहे हो, हमारे तंदूर लगे हुए ना सारे रोडों पे, हर अस्पताल के बाहर, जहां भी आप बिल्कुल देख, बगैर प्रिंटेड थैली देना, कि वो आदमी घर में बड़े कॉन्फिडेंस से जाए, अपनी बीवी को बोले ये लो 20 रोटी ले आया हूं। और कौन करता है ऐसे, जबकि लोग तो अपनी मार्केटिंग चाहते हैं। सर मैं 4 टेबलें 20 कुर्सियां लगाऊं, मेरियां भी लगी हुई हैं, एक खा के उठेगा दूसरा बैठेगा, बाकी लाइन में खड़े रहेंगे। मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो मुसाफिर हैं वो खाना खा ले बैठ के, बाकी जिसको जितना पार्सल चाहिए ले जाओ, अगर मेरा स्टाफ नहीं देगा बताओ नौकरी से निकाल देंगे। आटा जीएफएस बिल्डर दे रहा है सारे दस्तरखानों का 26 के 26, मसाला मेहरान स्पाइसेस दे रहा है, पाकिस्तान की नंबर 1 एक्सपोर्ट, तेल जो है कुकिंग ऑयल के कनस्तर 200 400 इमरान कबाबजी दे रहे हैं सेठ, कोकोनट ग्रुप दे रहा है समत फांसिया, असद हनीफ दे रहे हैं हवेली रेस्टोरेंट। जब मेरा पैसा ही नहीं लग रहा, ना मैंने चंदे की पेटियां लगाई हुई हैं, ना मैं भीख मांग रहा हूं,
ये डोनर दे रहे हैं, खाना पक रहा है, चौकों पे तंदूर लगे हैं, दरवाजा खिड़की है नहीं, आपको क्यों प्रॉब्लम है भाई? बहरहाल ये प्रॉब्लम जिनको है उनकी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारी बहुत सारी दुआएं ज़फ़र के साथ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ, मैंने पूछा था कि लोग ज़ाहिर है दुश्मन भी बनते हैं, लेकिन जब इतने लोगों का प्यार किसी के साथ होता है, इतने लोगों की दुआएं होती हैं तो कुछ नहीं होता। ज़फ़र बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और मुझे बड़ी खुशी हुई, और आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। आपने इतनी कम उम्र में इस शहर का, इस मुल्क के लोगों का दर्द समझा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं बस सिर्फ वही मैसेज दूंगा, जहाँ अपने बच्चों के लिए 5-5, 4-4 हज़ार रुपये की शलवार कमीज़ लीजिएगा, मेरे ख्याल में इतने का तो आता भी नहीं भाई, 8-10 हज़ार रुपये का आता है, तो वहाँ 300-350 रुपये का कोऑपरेटिव मार्केट में शलवार कमीज़ सिलाया आता है। किसी गरीब के बेटे को दे देगा, वो भी अपने बाप के साथ जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाएगा बड़े कॉन्फिडेंस से जाएगा, और वो तो अभी तैयारी शुरू कर चुका होगा कि अम्मी नील लेकर आएँ, ये लेकर आएँ, मेरे कपड़ों को धोएँ, इतना नया कर दें कि मैं सबके साथ खड़ा हूँ तो मुझे शर्म ना आए। लेकिन अगर आपकी वजह से उसके जिस्म पे नया सूट आ जाएगा तो परवरदिगार आलम इसका आपको बहुत अजर। मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबा ये क्या धुआं उठ रहा है, क्या चीज़ प्याज में आप गर्म कर रही हैं? ये प्याज लाल हो रहे हैं। प्याज लाल हो रही है, तो क्या खिला रही हैं आज आप, ये बताएं। आज खागीना, कल हमने नहारी खाई थी खूब मसाले वाली, ज़बरदस्त, सबको मज़ा आया। आज सोचा थोड़ा सिंपल कर देते हैं, खागीना खाते हैं। अच्छा, खागीना बनता है, ये अंडों से जो बनता है। Yes. तो ऑमलेट हम अमूमन इसको कहते हैं, ऑमलेट। डिफरेंट ऑमलेट होते हैं। हाँ। आप क्या इसमें नया बना रही हैं, क्या इसमें आप डाल रही हैं कि जो ये थोड़ा टेस्ट अलग होगा? तो मैं एक्चुअली फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए इसमें मैं आलू यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आलू इतना वर्सेटाइल है कि जिस भी डिश में जाता है उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सही है, तो आई थिंक इसके अंदर एक वो ऐड हो जाता है, और फिर आलू सिंस ऐड करने होते हैं तो उसको बारीक कट करके और प्याज के फ़ौरन बाद ऐड कर दिया जाता है ताकि वो गल जाए, क्योंकि अंडा तो बहुत जल्दी बन जाता है, आलू को गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए पहले डाल दें। अच्छा, तो ये बनता किस तरह है, थोड़ा सा बताएं। लड़कों को बता दें, लड़कियों को तो पता होगा, लड़के जानना चाहते हैं कि जब हम ऑमलेट बनाते हैं या खाकीना बनाते हैं तो पहले ये आपने प्याज और तेल गरम कर ली, अब क्या क्या डलेगा, कैसे बता दें। राइट, तेल में प्याज डाल दिए, उसके बाद आपने आलू इंट्रोड्यूस करने हैं, उसके बाद टमाटर, और उसके बाद जैसे ही ये वेजिटेबल्स आपकी थोड़ी सी नरम हो जाएं तेल में, और उसके बाद आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दें, और फिर अंडा, फिर धनिया वगैरह आखिर में डाल दें। तो बस ये तैयार। सेट पे हमारे दो और मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं दानिश खान साहब, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शरीक, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शामदीद कहते हैं आपको अपनी निशिस्त में। थैंक यू वेरी मच। हमारे दूसरे मेहमान इंजीनियर अनवर अलीम खान साहब, कंट्रोलर हैं इंटरबोर्ड के। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी अपनी निशिस्त में खुशामदीद कहते हैं। दानिश भाई, आपसे शुरू करेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन थी पहले 2 साल कोविड की वजह से, अब थोड़ा बेहतर हुआ है, अभी आप क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ का क्या हाल है, बिज़नेस दोबारा उस पोजीशन पे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शरी फॉर इनवाइटिंग अस। अच्छा, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ सबको, सुनने वालों को, जो हमारे रमज़ान का जो महीना है, आज मेरे ख्याल से 5वां रोज़ा, 5वीं सहरी में, और उसमें कुरान का नुज़ूल हुआ था, और हमारा पाकिस्तान भी इसी रमज़ान के 27वें रमज़ान में पाकिस्तान गॉड इंडिपेंडेंस था, तो ये हमारे लिए बहुत मुबारक महीना है। जहाँ तक बिज़नेस की आपने बात की है, और बीइंग एन एक्सपोर्टर इंडस्ट्रियस्ट, मैं बताऊँ आपको, कोविड में बहुत अच्छा बिज़नेस हो गया था। अच्छा, यस। खान साहब की कुछ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बात हो रही हैं आजकल, उनको एक्सपोर्टर्स को, बिजनेसमैन को उन्होंने बहुत फ़ायदे दिए हैं अपने दौर में ना, स्पेशली अंदर कोविड के दौर में उनको टर्फ दिया बाकायदा, और दुनिया बंद हो चुकी थी, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, मगर क्योंकि इंडिया और चाइना जो है वो, क्योंकि आपको पता है इंडिया और हमारा डायनामिक्स ऑलमोस्ट सेम है पाकिस्तान का, क्योंकि सेम एक ही बरसागर हिंदुस्तान था, उसमें 47 में आज़ाद हुए हैं, मगर वहाँ पर कोविड बहुत स्पीड से फैल गया और वो पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो उस पर बांग्लादेश भी अफेक्ट हुआ, चाइना भी अफेक्ट हुआ, और वियतनाम भी अफेक्ट हुआ, तो जो ऑर्डर्स हैं वो स्विच होकर पाकिस्तान में आ गए। जब पाकिस्तान में ऑर्डर्स आए, वो जो दुनिया को तो माल चाहिए था ना, ठीक है बंद हो गया था, मगर ऑनलाइन बिज़नेस बहुत हो गया था, कुछ बहुत सारी जगहें खुली हुई थी, तो उससे पाकिस्तान के टेक्सटाइल के ऑर्डर्स और दूसरे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। जब ऑर्डर्स आ गए थे तो उन्होंने, पाकिस्तान ने उस टाइम को ग्रैप्स किया, कैप्चर किया और उसको यूटिलाइज़ किया। तो आप देखिए कि पिछले साल की भी कोविड के अंदर एक्सपोर्ट भी बढ़ी थी हमारी, और इस साल इंशाल्लाह जो है हम, अब तो खैर कोविड ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो रशिया के वार की वजह से, रशिया यूक्रेन की वजह से हम कोविड को भूल चुके हैं। ठीक है, अभी भी देखिए किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से कोविड है ही नहीं, मेरे हिसाब से ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म हो गया। और मेरे हिसाब से 30 जून को हमारी फिगर्स बहुत अच्छी होंगी एक्सपोर्ट की। 31 बिलियन का टारगेट है हमारा, जो रज़ाक दाऊद साहब ने दिया है, और दिस इज़ नॉट इंक्लूडिंग हमारा IT का ना, और IT को मिलाएंगे हम
तो 38 या 39 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हम 37 या 38 को टच करेंगे ना। अच्छा दानिश भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। दानिश भाई, आप टेक्सटाइल्स की इसकी बात कर रहे हैं या ऑल ओवर एक्सपोर्ट अच्छी जनरल सबकी अच्छी। देखिए मेरे तो लेदर, मेरे टेक्सटाइल की भी एक्सपोर्ट है, लेदर की इंडस्ट्री है, तो मेरा मेजर जो है 85-90% मेरा लेदर का है। अच्छा, लेदर का भी देखें, टेक्सटाइल का तो बहुत बूम हुआ है, आप यकीन करें टेक्सटाइल ने तो बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि दुनिया में देखें जब कोविड हुआ था तो आपका जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना, जैसे हॉस्पिटल के आइटम्स थे, ठीक है, और बहुत ऐसी चीज़ें जो उस वक्त की ज़रूरत थी, वो बहुत सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो उसकी डिमांड की वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो गई थी। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, उन्होंने गवर्नमेंट ने जो टर्फ दिया था उनको, एक लोन, एक टर्फ होता है जिसमें मशीनरी इंपोर्ट की उन्होंने ना, तो उसमें क्या बहुत ग्रो करके लोगों ने इंडस्ट्री बहुत लगाना शुरू कर दी, ऑर्डर्स बहुत आने शुरू हो गए। और अभी भी अब आप देखें कि अगर ये जिस तरह थोड़े से हालात अभी थोड़े से रशिया यूक्रेन की वार की वजह से थोड़ा यूरोप थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मगर मैं समझता हूँ कि ये अब हमारी एक्सपोर्ट अब हम 2-3 ईयर्स हम 50 बिलियन को टच करेंगे इंशाल्लाह टच करेंगे। और इससे देखें किसी भी मुल्क की जो आप देखें ना, हम तो 6 बिलियन के लिए हम IMF के पीछे भाग रहे हैं ना, 6 बिलियन ना, 6 बिलियन। अच्छा, अब वो 6 बिलियन नहीं होता है वो, क्योंकि जब IMF का जब डोर खुल जाते हैं तो और भी वेन्यूज़ खुल जाते हैं आपके लिए, पेरिस क्लब है, ADB है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग समझते हैं कि यार 6 बिलियन के लिए, ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट कि 6 बिलियन के लिए हम एकदम सब कुछ, पेट्रोल भी बढ़ा दो, गैस भी बढ़ा दो और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दो। इट्स नॉट लाइक दैट कि IMF का लोन का मतलब ये होता है कि IMF से आपके सब टर्म्स तय हो जाते हैं तो आपके दूसरे वेन्यूज़ खुल जाते हैं, आपके दूसरे जो इदारे हैं, जो डोनर एजेंसी हैं, वो आपको आसानी से फिर आपको लोन देते हैं। मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें हैं। मैं हमेशा हर किसी भी प्रोग्राम में मैंने कहा है कि सरकार का काम जॉब्स देना नहीं है, ये जॉब्स जो है वो देती है इंडस्ट्री देती है। बिल्कुल, आप इंडस्ट्री को ग्रो करने देंगे, उसको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देंगे, उसको एक ऐसा आपको उसको ऐसा वो देंगे, सिस्टम देंगे कि वो रेगुलर हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आज हुकूमत एक दूसरी आई है तो उसने अपने पॉलिसीज पे प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत बड़े मसले होते हैं। पहले भी गवर्नमेंट ऐसे आया कि भाई एक सरकार आई तो उसने वो चेंज कर दी, दूसरी सरकार आई उसने उसको मेंटेन किया। हमें एक ऐसा वो चाहिए, सिस्टम चाहिए कि हमेशा जो है एक ही पॉलिसी पे काम हो। हमारे लिए एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक पॉलिसी बना दी जाए कि भाई ये है 10 साल या 15 साल के लिए आपको। अब देखें हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मतलब टेक्सटाइल की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आपकी IT की एक्सपोर्ट आपकी 1 बिलियन से हम शायद 2 बिलियन पे चले जाएं। IT पे बहुत काम हो रहा है। इंडिया जो है, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है IT की, वो सऊदी अरब के पेट्रोल के एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, 140 बिलियन। इंडिया की जो IT की एक्सपोर्ट है 140 बिलियन है, और सऊदी अरब की जो ऑयल की एक्सपोर्ट है वो 136 बिलियन है, और हमारी जो है हम 2 बिलियन पे हैं अभी तक ना, 2 बिलियन को टच करेंगे। अच्छा, कहाँ पर हम पीछे हैं? और फिर ज़ाहिर है बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्योंकि जैसे अभी दानिश भाई ने बताया कि पॉलिसीज़ पे इशू आता है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और हमारे दूसरे मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद